जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की और इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा अल्केन्स की तैयारी और सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन्स की तबई खसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स और उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो अल्केन्स हैं ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी एक जैसी कीमियाई खसूसियात की बुनियाद पर हमने ग्रुप्स में तकसीम किया था, जिन्हें हम होमोलोगस सीरीज़ कहते थे। और जो अल्केन्स हैं ये भी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। हर आने वाले मेंबर में CH2 का फ़र्क होता था, हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट 5 मेंबर्स हैं अल्केन्स के, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन हैं, ये गैस हैं क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कम होती हैं, तो ये गैस है। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक के जो कंपाउंड थे अल्केन्स थे, वो माया थे, और इससे जो अबव थे वो सारे के सारे क्या थे, ठोस थे। तो लेकिन आपकी बुक में जो है जो लिखा गया उसमें लिखा गया है कि अल्केन्स जो पहले 5 मेंबर हैं कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक वो गैस हैं, और कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक जो हैं वो माया हैं, और उससे अबव जो हैं वो ठोस हैं। लेकिन जो न्यू बुक्स हैं, जो मॉडर्न सिलेबस चल रहा है, उसमें तो यही लिखा है कि कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक माया है। लेकिन आपकी बुक में क्योंकि ऐसा लिखा है तो आपको यही तैयार करना है। अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है आंसर देना होगा। तो ये पहली बात आपने याद रखनी है कि अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट 5 मेंबर्स हैं, पहले 5 मेंबर हैं वो गैस हैं। उसके बाद कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक जो हैं वो माया हैं, और इससे जो ऊपर वाले सारे हैं मेंबर हैं वो ठोस हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि अल्केन्स जो हैं ये नॉन पोलर हैं। तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही नॉन पोलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, कुछ अल्कोहल वगैरह, कुछ अल्कोहल मौजूद हैं जो कि पोलर हैं, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर क्यों हैं, इसका रीज़न भी हमने देखा था कि क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन, यही है ना हाइड्रोकार्बन्स, और अल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो 0.5 से कम है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इस वजह से इसमें पोल नहीं बनते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दरमियान में ही रहता है, ना तो हाइड्रोजन की तरफ जाता है ना कार्बन की तरफ जाता है, तो इन पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता। क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता तो ये पोल भी नहीं बन सकता, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं हो सकते, क्योंकि पानी क्या है, पोलर, और हमेशा पोलर चीज़ पोलर में हल होती है और नॉन पोलर में होती है। तो ये जितने भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर तो ये हल हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पोलर चीज़ के अंदर हल नहीं हो सकते, मतलब इनको पानी के अंदर हम हल नहीं कर सकते किसी भी अल्केन को। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा अल्केन्स का, उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। कैसे? यहाँ पर ये 3 बीकर्स हैं, एज यू कैन सी। पहले बीकर में मैंने मीथेन गैस को रखा है, उसके बाद नेक्स्ट बीकर में जो है वो मैंने इथेन गैस को रखा है, उसके बाद प्रोपेन गैस को रखा है। तो असल में होता क्या है, क्योंकि कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, इसमें देखें CH4 एक कार्बन है, इसमें C2H6, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे तो उनमें पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे। बात को समझिए ज़रा कैसे। फ़र्ज़ करो मैं C2H6 की बात करता हूँ, ये है कार्बन और इसकी साइडों पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल है किसका, इथेन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है इथेन का, सेम इसकी साइडों पे भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब इनमें देखें 2 पॉइंट्स है, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, वो 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरह कार्बन नंबर 3 में देखें तो 3 कार्बन मौजूद होंगे, सेम इधर भी 3,
तो यहाँ पर देखें, यहाँ पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन कितने हैं? 3। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, मतलब कशिश की फोर्स ज़्यादा होगी या यहाँ पर, तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर ज़्यादा है तो यहाँ पर कशिश की फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ पर कशिश की फोर्स कम होगी। और अगर मैं मीथेन में बात करूँ तो इनमें क्योंकि एक ही कार्बन मौजूद है, तो ये 2 मालिक्यूल अगर मैं लूँ मीथेन के, तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, मालिक्यूल करीब करीब होंगे, उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसका जो मीथेन है उसकी डेंसिटी कम है, उसके बाद इथेन की डेंसिटी और ज़्यादा है, प्रोपेन की और। तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है इनकी डेंसिटी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, अल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखें, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब इनका मालिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, मालिक्यूलर कार्बन की तादाद में इजाफा होता जाएगा, तो आपको पता है पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे, इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्शन कम है तो इसको तोड़ना आसान है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है इसको तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल है। कार्बन नंबर 3 में अट्रैक्शन और ज़्यादा है, इसको तोड़ना और मुश्किल है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब है कि इनको मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए या फिर बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मालिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। तो मीथेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, इथेन का उससे ज़्यादा है, इसके बाद प्रोपेन का और ज़्यादा है, ब्यूटेन का उससे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर में इजाफा होता जाएगा, इनका मालिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ने की वजह से इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाती हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकी विस्कोसिटी, इनका गाढ़ापन। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, मालिक्यूल्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा, तो मालिक्यूल ज़्यादा होते जाएंगे, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते जाएंगे, तो वो गाढ़े होते जाएंगे। मतलब कि जैसे जैसे मालिक्यूलर वेट बढ़ेगा उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो जो मीथेन है वो कम विस्कस है, इथेन उससे ज़्यादा विस्कस है, प्रोपेन उससे और ज़्यादा विस्कस है, इसी तरह ब्यूटेन उससे ज़्यादा विस्कस है। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर में इजाफा होता जाएगा उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद एट द एंड जो आखिरी पॉइंट है आपकी बुक में दिया हुआ है कि कार्बन, जितना कार्बन नंबर कम होंगे उनको जलाना इतना आसान होता है। जैसा कि मीथेन में सबसे कम नंबर है, एक कार्बन मौजूद होता है तो इसको जलाना आसान है। प्रोपेन में जो है 3 कार्बन होते हैं तो इसको जलाना मुश्किल है। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाता है उनको जलाना मुश्किल होता जाता है, उनको उनकी कम्बस्टन जो है, कम्बस्टन रिएक्शन जो है वो उसका रेट कम होता जाता है। तो कार्बन नंबर बढ़ने से उनके जलने का जो अमल है वो कम होता जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी बुक में दिए हुए थे इनकी तबई खसूसियात के मुतल्लिक। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लें। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, वैसे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है लेकिन आपकी क्योंकि बुक में सिर्फ 2 दिए हुए हैं। नंबर 1 है हेलोजिनेशन और दूसरा है कंबस्टन। अब इनको हेलोजिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। हेलोजिनेशन, तो इन रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स जो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और ये 2 न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद होता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। तो इसके सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से, सैचुरेटेड होने की वजह से ये जो है ये कम रिएक्टिव होते हैं। अगर ये कम रिएक्टिव होते हैं तो इसका मतलब है ये कोई केमिकल रिएक्शन इतना आसानी के साथ नहीं देंगे, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी केमिकल रिएक्शंस इनका करवाने के लिए, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए अल्केन्स का। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं अल्केन्स का रिएक्शन करवाने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ एक अल्केन की। ये 2 कार्बन वाला एक अल्केन है और ये है इसके साथ हाइड्रोजन।
2 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं इथेन। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, क्योंकि अल्केन्स हैं तो इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे। तो इसमें कोई यहाँ पर स्पेस मौजूद नहीं है कि इसके अंदर हम कोई हाइड्रोजन या कोई भी दूसरा एलिमेंट या एटम इसके अंदर ऐड कर सकें। तो अल्केन्स के अंदर हम कोई भी हाइड्रोजन वगैरह या कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो अल्केन्स हैं ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनके अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। जैसा कि अल्कीन्स के अंदर भी हम हाइड्रोजन वगैरह को ऐड कर सकते हैं, अल्काइंस के अंदर भी हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स और अल्काइंस एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि जो कि अल्केन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। इनके अंदर हम हाइड्रोजन या किसी और एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, हेलोजन या हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो ये वाले जो अल्केन्स हैं ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो ये कौन से केमिकल रिएक्शन देंगे, ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, तबादले के रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस अल्केन में से 1 या 2 हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह हेलोजन या कोई भी जो है एलिमेंट ले आते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन को एक हमने इसमें से एलिमेंट निकाला है और दूसरा उसकी जगह प्लेस कर दिया है, इसका मतलब है कि हमने तबादला किया है एलिमेंट का। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसकी जगह कोई दूसरा एटम लाया जाए, हेलोजन वगैरह या कोई और एटम, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं तबादले के रिएक्शन, या फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो अल्केन्स हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जबकि जो अल्कीन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं। अल्काइंस और अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं और एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं, जबकि अल्केन्स सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ये वाले जो अल्केन्स हैं ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, क्योंकि इनके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता जिसे हम ब्रेक करके इसके अंदर किसी एलिमेंट को ऐड कर सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ तबादले के रिएक्शन देते हैं। तो आपके बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तबादले का रिएक्शन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई दूसरा एलिमेंट, हेलोजन या कोई भी दूसरा एलिमेंट लगा दिया जाए, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं तबादले के रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हम हेलोजिनेशन देखेंगे या फिर आगे कंबस्टन रिएक्शन देखेंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में भी क्या होना है, हमने हेलोजन को रिप्लेस कर देना है हाइड्रोजन के साथ। किसी भी अल्केन में से हाइड्रोजन को निकालेंगे और उसके साथ हेलोजन को लगा देंगे, तो वो वाला तबादले का रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल कर उसके जगह क्या लगा दिया जाता है, हेलोजन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। तो इसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं, कोई भी लगा देते हैं अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल के, तो ये हो जाएगा रिएक्शन हेलोजिनेशन। अब ये दो यहाँ पर हम 2 तरह के रिएक्शन देखेंगे हेलोजिनेशन में भी। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि सूरज की तेज़ रोशनी में हम करवाएंगे और कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो सूरज की मध्यम रोशनी में करवाएंगे। याद रखें, सूरज की अंधेरे में या तरीकी में जो है अल्केन्स रिएक्शन नहीं देते, ओनली सनलाइट की मौजूदगी में जो है ये अल्केन्स रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम सूर्य की तेज़ रोशनी इस्तेमाल करते हैं तो हम ये सबसे पहले ये लेते हैं एक अल्केन, मीथेन। मीथेन का जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 2 मोल हम क्लोरीन लेते हैं और इसका मीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और कौन सी स्टेट में रिएक्शन करवाते हैं, सूरज की तेज रोशनी में। सूरज की तेज रोशनी में। तो जब भी आप मीथेन का या किसी भी अल्केन का
उसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे सूर्य की तेज रोशनी में, तो एक एक्सप्लोसिव, एक धमाकेदार रिएक्शन होता है। और उसमें बनती कौन सी चीज़ें हैं, ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन है। तो ये इतना एक्सप्लोसिव और इतना तेज रिएक्शन होता है कि ये चारों के चारों बॉन्ड टूट जाते हैं और ये चारों हाइड्रोजन कार्बन से अलग हो जाते हैं और कार्बन यहाँ पर अकेला हो जाता है। ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो हैं कार्बन से टूटकर क्लोरीन के साथ जो है ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बना जाते हैं 4HCl। यहाँ पर 4 एटम क्लोरीन के थे और 4 जो है हाइड्रोजन के थे, तो इसलिए ये 4HCl और कार्बन पीछे अकेला बच गया। तो ये सबसे पहला रिएक्शन है जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मीथेन का हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं सूर्य की तेज़ रोशनी की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में 2 चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन बनता है और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड टूट जाते हैं, चारों हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं और कार्बन जो है वो अलग हो जाता है। ये तो था सूरज की तेज रोशनी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है सूरज की मध्यम रोशनी में जो रिएक्शन होता है, जब हम सूर्य की मध्यम रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और अल्केन्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो ये एक सिलसिलावार जो है रिएक्शन चलता है। मतलब एक एक हाइड्रोजन, पहले एक हाइड्रोजन निकलता है उसकी जगह हेलोजन चला जाता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकलता है उसकी जगह हेलोजन चला जाता है, फिर तीसरा हाइड्रोजन निकलता है। इसी तरह एक एक करके हाइड्रोजन निकलते हैं और फिर एट द एंड सारे जो हेलोजेंस होते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहले ये देखें CH4 मौजूद है, ये मीथेन है। जब इसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं डिम सनलाइट में, मतलब मध्यम सूर्य की मध्यम रोशनी में, उसमें क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन मौजूद है, मैं इस तरह भी लिखता हूँ ClCl, इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि Cl2 है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, ये क्या बना देगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ये क्लोरीन के साथ मिल गया। अब यहाँ पर एक क्लोरीन बच गया है और यहाँ पर CH3 बच गया है, तो ये बन जाएगा CH3Cl। यहाँ पर इस बात की समझ आई? CH4 था, जैसे ही हमने सूर्य की मध्यम रोशनी में इसका रिएक्शन करवाया तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन के एटम के साथ मिल गया, जिसने बना दिया HCl, और जो बाकी क्लोरीन का एटम बच गया था वो इसके साथ दोबारा आके अटैच हो गया। तो यहाँ पर देखें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है और हेलोजन उसकी जगह आ गया, तो तबादले का रिएक्शन हुआ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी चीज़ गई है? एक हेलोजन गया है, तो इसलिए हम इसको हेलोजिनेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर ये HCl बन गया और ये जो चीज़ बनी है इसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। उसके बाद क्या होगा कि ये CH3Cl जो यहाँ पर बना है ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसका करवाते हैं, CH3Cl, इसका फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे सूर्य की मध्यम रोशनी में। तो यहाँ पर फिर से वही होगा कि यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, पहले H4 थे तो एक निकला, CH3 बच गया। अब यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन को लेगा, यहाँ पर फिर HCl बन जाएगा। यहाँ पर अब कितने बच गए हैं? 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बच गया CH2। तो यहाँ पर पहले एक Cl था, यहाँ से एक क्लोरीन और आ गया तो ये बन गया Cl2। तो ये था क्लोरोमीथेन, इसे हम कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन, मतलब 2 क्लोरीन आ गए। तो जब 3 क्लोरीन आ गए फिर ट्राई क्लोरोमीथेन, और जब 4 आएंगे तो फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और साथ डाई क्लोरोमीथेन। अब इस फिर डाई क्लोरोमीथेन का हम क्या करवाते हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH2Cl2, इसका फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सूर्य की मध्यम रोशनी में। अब यहाँ से फिर क्या होगा? फिर एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ जाके मिल जाएगा जो कि बना देगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच गए? एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये हो गया CH, पहले Cl2 थे, एक Cl और आ गया, तो ये CHCl3। इसे कहते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ट्राई कलर्स, ट्राई क्लोरोमीथेन। यहाँ पर 2 थे तो यहाँ डाई, इसी तरह यहाँ पर मोनो या फिर क्लोरोमीथेन, सिंपल इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन और ट्राई क्लोरोमीथेन। अब जब इस ट्राई क्लोरोमीथेन का फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन, अब एक हाइड्रोजन बच गया, हमने इसको भी रिमूव करना, तो ये CHCl3 ट्राई क्लोरोमीथेन का जब दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सूरज की मध्यम रोशनी में तो यहाँ से फिर ये जो एक हाइड्रोजन बच गया ये फिर एक क्लोरीन के साथ जाएगा और HCl बना देगा, और यहाँ पर एक क्लोरीन बच गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गए, ये CCl3 बन गया, एक क्लोरीन और आ गया, तो ये CCl
4, इसे कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर इसका दूसरा नाम भी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। एक कार्बन मौजूद है और 4 क्लोरीन मौजूद है, इसलिए हम इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी रखते हैं। और इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ट्राई क्लोरोमीथेन का दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हेलोजिनेशन रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं, एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसको रबड़ और वैक्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसको बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको ये ड्राई क्लीनिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब ये कैसे बनते हैं, तो ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाए या फिर मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाए। तो ये इनमें से कोई एक चीज़ जो है आपसे पूछेगा कि बना दें, तो फिर आपने क्या करना है, मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है सूरज की मध्यम रोशनी में, और एक एक करके हाइड्रोजन रिमूव करते जाना है और एक एक क्लोरीन ऐड करते जाना है। तो इसको सारे अपने हाइड्रोजन ख़त्म करने हैं और एट द एंड क्या करना है, सारे हैलोजन उसके साथ अटैच कर देने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मीथेन, इसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे सूर्य की मध्यम रोशनी में। यहाँ से 2 क्लोरीन के एटम पड़े हुए हैं, एक एटम इसके यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा जो कि HCl बना देगा। यहाँ पर एक Cl बच गया जो CH3 के साथ मिल जाएगा, तो ये CH3Cl क्लोरोमीथेन। उसके बाद क्लोरोमीथेन का फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे जो कि डाइक्लोरोमीथेन और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। उसके बाद जो डाइक्लोरोमीथेन उसका फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे जो कि ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर दूसरा नाम इसका क्लोरोफॉर्म है वो बना देगा और साथ HCl बना देगा। उसके बाद ये क्लोरोफॉर्म है या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसका फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सूर्य की मध्यम रोशनी में, और फिर क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन और साथ HCl जो है वो बनता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सेकंड ईयर में मज़ीद जाके इसको पढ़ेंगे और यहाँ पर भी इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक रिएक्शन रह गया है कंबस्टन या फिर जलने का अमल। इंशाल्लाह वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।